नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत, हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के साथ, जिस पर सरकार और छात्रों के बीच तो सहमति बन गई थी, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया था, आंदोलन भी खत्म हो गया था। लेकिन अब इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं एंटी पेपर लीक के, वो संसद में दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच ये जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, इनमें विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगा रहा है, तो सत्तारूढ़ पार्टी इसको तथ्यों से परे बता रही है। संसद में बिल पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने पैलेट गन को लेकर सरकार को घेरा और उन्होंने इस दौरान एक कहानी सुनाई, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने जंतर मंतर पर जो आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर फायरिंग के आदेश दिए। इस पर मोर्चा संभालते हुए संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और तथ्यों से परे बताया। इसे गृह मंत्री का उन्होंने अपमान करार दिया और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसे कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया? हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है सर। यहाँ जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया और आप माफी मांगेगा तो हम सोचा जाएगा। ऐसा सदन नहीं चल सकता है। और संसद का ये हंगामा लगातार सुबह से जारी है और इसी बीच एंटी पेपर लीक का जो बिल है वो संसद में पास हो गया है। इसी शोर शराबे के बीच जो कंगना रनौत हैं, इनका एक बयान भी चर्चा का विषय बन चुका है। इन्होंने जो आंदोलनकारी लोग हैं उनको कहा था कि ये जनरेशन गटर हैं, और इनके इस बयान पर पलटवार करते हुए सीजीपी के प्रवक्ता ने इनको बताया कि ये तो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं और इनको तो इनकी पार्टी ही सीरियसली नहीं लेती है। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की। हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज़्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड। व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूँगी। आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। कार्रवाई से हटा दिया गया क्या? कौन सी कार्रवाई?
करने दी, मैंने तो सच ही बोला है। मैम लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगी, क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया, मीडिया हाँ। रिपोर्ट्स आपने दिए, फिर भी एक्सपंज कर दिया गया, क्या इस इशू को आप रेज करेंगी स्पीकर? हाँ, रेज करूंगी। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं अपने पुराने बयान पर कायम हूं और काफ़ी आजकल बयानबाजी संसद के अंदर और बाहर कर रही हैं और इसी बयानबाजी को लेकर अनुराग ठाकुर ने उन पर तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि मुझे लग रहा था कि प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी से बेहतर होंगी, लेकिन अब इन बयानात के बाद लग रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। बहरहाल बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जिन्होंने पंचकुला के सेक्टर 3 में स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचकर आयोजित कार्यक्रम में राज्य स्तरीय इंडक्शन कार्यक्रम के ग्रुप डी के 3056 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान युवाओं के ग्रुप ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ की और प्ले कार्ड दिखाते रहे, नारे लगाते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्तियां पूरी तरीके से पारदर्शी और निष्पक्षता की प्रक्रिया के तहत हुई है, जो युवाओं की मेहनत, प्रतिभा और उनके परिवारों के संघर्ष का सम्मान है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सभी नवनिर्वाचित कर्मचारी अपने जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और हरियाणा विकास को सुनिश्चित बनाएंगे। नौकरी साथियों, अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले मैं आप सभी 3556 हमारे नौजवान साथियों का आज जो ग्रुप डी की इस नौकरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, मैं आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका वंदन भी करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। न पर्ची चली, बस मेहनत का सम्मान है। साथियों, तो मुख्यमंत्री ने चयनित जितने भी कर्मचारी थे उनको पत्र दिया, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया और उन्होंने दावा किया कि ये जो चयन प्रक्रिया है बिल्कुल निष्पक्षता से और पारदर्शिता से की गई है। आइए अब बात हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन में करते हैं नगर पालिका के कर्मचारियों की। चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय विकास निकाय के मंत्री विपुल गोयल और नगर पालिका के कर्मचारियों के संघ के अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक हुई। फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि 5 मई को सरकार द्वारा मांगी गई 17 मांगों की अभी तक पूरे तरीके से लागू नहीं हो पाई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सभी मांगों का नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाए। वहीं कर्मचारी संघ ने सरकार को एक बार फिर से 5 अगस्त तक का समय दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर समय सीमा पर मांगों को ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 6 अगस्त से कर्मचारी दोबारा हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या है पूरा माजरा, इसे जानने के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अंकित दुदानी का, जो इन कर्मचारियों के साथ मौजूद हैं। अंकित, विस्तार से बताइए क्या है पूरा माजरा और क्यों आज मंत्री जी से मिलने के लिए संघ के प्रतिनिधियों को आना पड़ा? बिल्कुल, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद कर्मचारी संघ हो या फायर के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी बात हो, तो वो जो संघ है उसकी मई के अंदर एक बैठक हुई थी सरकार के साथ। 17 मांगे थी सरकार के साथ और 17 मांगों के ऊपर सहमति बन गई थी। सहमति बनने में उसमें फायर के कर्मचारी जो हैं जिनकी मौत हो गई थी उनको 50 लाख रुपए उनके आश्रितों को देने की बात थी और भी कई मांगे थी। वहीं रेगुलराइजेशन की जो मांग है वो सबसे प्रमुख मांग थी और ये सारी मांगे सरकार ने मान ली थी क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल चली थी उस समय और सरकार ने टेबल के ऊपर बैठ करके इन सब मांगों को माना था। लेकिन 30 जून तक उन मांगों का नोटिफिकेशन होना था जो कि नहीं हो पाया। आज एक बार फिर से शहरी विकास मंत्री जो हैं विपुल गोयल और नगर पालिका और जो नगर निगम, नगर परिषद कर्मचारी संघ है उनके पदाधिकारियों की बैठक हुई है और बैठक के अंदर क्या हुआ है
उन्हीं से जानते हैं। नरेश शास्त्री हैं, राज्य प्रधान हैं, उनसे पूछते हैं। नरेश जी, क्या हुआ आज की बैठक के अंदर, क्योंकि बैठक तो आपकी पहले भी हुई थी और मांगे मान ली गई थी, आज फिर से आपको बैठक करने के लिए क्यों आना पड़ा? दरअसल जो 13 मई को हरियाणा सरकार और नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के साथ जो बैठक लंबी हड़ताल के बाद सरकार से हुई, उसमें 13 मई को लगभग 17 मांगों पर सरकार और यूनियन के बीच सहमति बनी थी। जिसमें प्रमुख जो मांग थी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का था। पालिका परिषद में जो नगर निगम में दैनिक वेतनमान या पालिका रोल पर लगे हैं उनको पक्का करने का था। अग्निशमन में जो ड्राइवर और फायरमैन अनुबंधित आधार पर लगे हैं उनको पक्का करने का था। लेकिन सरकार ने 13 मई को ये कहा था कि हम 30 जून तक पत्र जारी कर देंगे और इसके अतिरिक्त जो एस्क्रेशिया पॉलिसी है उसमें जो लगाई गई शर्त है कि 52 साल की उम्र के बाद मरने के बाद कर्मचारी को एस्क्रेशिया पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा, सर्विस लेंथ 5 वर्ष से कम होने पर नहीं मिलेगा। हमने इन शर्तों को हटाने का भी वहाँ मांग किया था और सरकार ने सहमति बनाई थी। इसके अतिरिक्त पालिका परिषद नगर निगमों में जो सफाई कर्मचारी अलग अलग बिल्कुल जो मांगे, जो मैं वही कह रहा हूँ कि जो मांगे आपकी थी वो तो थी, अब सरकार से क्या सहमति बनी? क्योंकि उस समय की अभी 30 जून तक वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो अब आज की बैठक में क्या हो पाएगा? मैं वही बता रहा हूँ आपको। मुख्य रूप से जो आज की बैठक का सारांश है वो ये रहा कि सरकार ने 17 मांगों में से तो 10 मांगों को बताया कि उन पर सरकार काम कर रही है और उनके पत्र जारी करेगी। हमारा सवाल ये था कि सरकार ने 30 जून को पत्र जारी करने के लिए अंकित, अब आज की मीटिंग के बाद ये कितना उम्मीद रखते हैं कि इनकी मांगे जो हैं वो मान ली जाएंगी और 6 अगस्त को दोबारा से इनको सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा? 50 लाख रुपए की पॉलिसी बनाने का पत्र जारी हुआ। जो 2 कर्मचारी मरे ना उनके बच्चों को परमानेंट नौकरी देने का फैसला हुआ। अब आज की बैठक से क्या उम्मीद है आपको कि कोई फैसला हो पाएगा? आपको लगता है सरकार का कोई सकारात्मक रुख है? सरकार आज भी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाई और उन्होंने कहा कि हम जल्द ही पत्र जारी करेंगे। रेगुलाइजेशन पर वो हमें रोजगार की गारंटी देने की बात कर रहे हैं, जिससे हम पूरी तरीके से असहमत हैं और हमने सरकार को ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि 13 मई का जो फैसला था वो 6 अक्षर लागू करे सरकार, 5 अगस्त तक पत्र उसके जारी कर दे, नहीं किए तो 6 अगस्त से हम दिए गए नोटिस के अनुसार 3 दिन की हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर उसके बाद भी सरकार ने हमारी मांगों का समाधान नहीं किया तो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलने के लिए हमारी मजबूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए और उम्मीद करते हैं कि मंत्री विपुल गोयल से जो आज इनकी मुलाकात हुई है वो सकारात्मक रहेगी और इनकी मांगों पर सरकार विचार करते हुए इनकी मांगें पूरी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिससे उत्तर भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है इसका पता आपको चलेगा। एडीआर ने आंकड़े जारी किए हैं और ये जो एडीआर है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इनकी कुल संपत्ति इसमें 7 करोड़ 81 लाख रुपए बताई गई है। वहीं पर दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम है जिनकी संपत्ति 5 करोड़ 80 लाख रुपए बताई गई है। तीसरे नंबर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता हैं जिनकी कुल संपत्ति 5 करोड़ 31 लाख रुपए बताई गई है। इसके साथ ही लिस्ट में चौथे नंबर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम है जिनकी कुल संपत्ति 4 करोड़ 64 लाख बताई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संपत्ति 1 करोड़ 54 लाख की और राजस्थान के मुख्यमंत्री
की कुल संपत्ति 1,46,00,000 रुपए बताई गई है। रिपोर्ट में बताई गई इस संपत्ति को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस पर टिप्पणी आई है और इस रिपोर्ट में जो आंकड़ा पेश किया गया है, जिसमें उनको सबसे अधिक अमीर मुख्यमंत्री बताया है, इसको उन्होंने पूरे तरीके से नकार दिया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट के जरिए उनकी छवि खराब करने की साजिश कर रही है। नहीं आया कि ये चीज़ क्यों लाई गई है, किस कानून लाई गई है। 20 सालों से जो एफिडेविट में है वही चीज़ एफिडेविट में अभी भी है और पहले भी है। 20 साल पहले जो प्रॉपर्टी मैंने से जैसे अपना एक प्लॉट खरीदा था, 12 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था, उसमें मकान बनाया था। ये सब चीज़ें जब लाई गई तो मैंने इसको एफिडेविट में दिखाया है और 20 साल पहले से दिखाया। तो ये प्रॉपर्टी की जो कीमत उस समय थी उसमें वैल्यू ऐड हुई है, ये उसकी वैल्यू को उन्होंने नापा है। पर ये दिखाना कि उत्तर भारत के सबसे वो है धनवान है, तो ये किसी न किसी तरह छवि को खराब करने की कोई राजनीतिक चाल मुझे। तो मतलब सुखविंदर सिंह सुक्खू ये तो मान रहे हैं कि जो संपत्ति का आंकड़ा इस इंडिया रिपोर्ट में दिया गया है वो तो सही है, लेकिन जो संपत्ति उन्होंने कई साल पहले खरीदी थी, जो 12 लाख का प्लॉट खरीदा था, अब उसकी अगर वैल्यू बढ़ गई है तो उसमें उनकी ईमानदारी पर लांछन लगाना ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश की ही बात हम आगे करने जा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश ने जनजीवन को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित किया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट के अनुसार जिले के 3 बड़े हादसे सामने आए हैं। 2 फ्लैश फ्लड और एक भीषण सड़क दुर्घटना इसमें शामिल है। बात डलहौजी उपमंडल के लाहड़ क्षेत्र में, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पर सुल्तानपुर पटवार सर्कल में ओवेरी और हरिपुर पटवार सर्कल में गुवाहाटी गांव में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई है। सुल्तानपुर क्षेत्र में 28 मकान, एक गौशाला और एक दुकान क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि हरिपुर क्षेत्र में एक सड़क बाधित हो गई। प्रशासन प्रभावित इलाकों में राहत और नुकसान का आंकलन कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को नदी नालों और भूस्खलन से संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की है। जो हिमाचल प्रदेश है, इसमें लगातार पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि बारिश कहर बन के टूटती है और हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए पानी में बह जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है, जिसे दोबारा बनाकर जैसे ही तैयार करते हैं तो फिर बारिश का मौसम आता है और ये सब का सब फिर से मिट्टी में मिल जाता है। हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। खूबसूरत हिमाचल प्रदेश की वादियाँ आजकल बारिश के कारण त्राहिमाम मचा रही हैं। लोगों से ये आग्रह किया गया है कि बारिश के दिनों में वो घरों से कम निकलें, जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा हो, जहां पर नदी नाले चल रहे हों, उस तरफ ना जाएं।